हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का योद्धा क्लासेस में। आज हम लोग इस महत्वपूर्ण ज्योग्राफी सीरीज के अंतिम पड़ाव पर जब पहुंच रहे हैं तो इसमें हम बात करेंगे अपक्षय और अपरदन के बारे में, यानी वेदरिंग एंड इरोजन। बहुत लोग इसको बहुत हल्के में ले लेते हैं कि ये बहुत आसान चीज़ है, इसको पढ़ने की कोई बात नहीं है, लेकिन इसमें भी बहुत सारी शब्दावलियाँ ऐसे हैं जिनको समझना और जानना बहुत आवश्यक है। तो आज इसको बृहत रूप से हम सभी पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, ज्योग्राफी की इस दूसरी सीरीज में बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्यों पर हमने चर्चा की पिछले कई वीडियोस में। आज इस चर्चा में अंतिम पड़ाव पर जब हम हैं तो अपक्षय और अपरदन के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किन किन तथ्यों पर अब तक हम बात कर चुके हैं। ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी, पर्वत, पठार, मैदान, झीलें, द्वीप, चट्टानें, भ्रंशन, वलन, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं अपक्षय और अपरदन के बारे में। इस टॉपिक से भी प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आयोग की परीक्षा हो, एसएससी की हो, रेलवे की परीक्षा हो, इवन टीटी की परीक्षा हो या सुपर टेट की परीक्षा हो, वहां से प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें और निश्चित रूप से एक बहुत ही स्पष्ट तथ्य अपक्षय और अपरदन के बारे में आपके मनोमस्तिष्क पर बैठेगा। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि ये अपक्षय और अपरदन के कारक क्या हैं या कैसे ये होते हैं, किन कारणों से अपक्षय और अपरदन होता है। इस सीरीज के प्रारंभ में ही हमने बात की थी कि दो तरह के बल होते हैं जो भूपटल पर परिवर्तन कारक की तरह काम करते हैं। एक अंतर्जात बल यानी एंडोजेनेटिक फोर्स और दूसरा बहिर्जात बल यानी एक्सोजेनेटिक फोर्स। तो हालांकि हम बात कर चुके हैं, लेकिन फिर से देखते हैं कि बहिर्जात बल क्या है। पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होने वाले बल ही एक्सोजेनेटिक फोर्स हैं या बहिर्जात बल हैं। ये इनका मुख्य कार्य क्या होता है, ये भूतल पर समतल की स्थापना करते हैं और जो प्रमुख कारक हैं बहिर्जात बल के वो हैं जल, हिम, पवन, ये इसके प्रमुख कारक हैं। दूसरी बात, इसका जो प्रमुख कार्य है वो है अनाच्छादन, डेन्यूडेशन, जिसके अंतर्गत अपक्षय और अपरदन यानी और बृहत संचरण, निक्षेपण, ये सारी क्रियाएं आती हैं। तो ये हो गया कि अपक्षय या अपरदन किसके कारण होता है, बहिर्जात बलों के कारण होता है। साथ ही बहिर्जात बलों के कारण ही अनाच्छादन यानी डेन्यूडेशन की प्रक्रिया होती है। बहिर्जात बलों या अनाच्छादन के जो प्रतिफल हैं, जो आउटकम्स हैं, उनको अगर हम देखना चाहें तो निम्नीकरण, डिग्रेडेशन, ठीक है ना, आदि वृद्धि या एग्रेडेशन और तल संतुलन या ग्रेडेशन। नाम से ही ये चीजें बहुत क्लियर हैं, स्पष्ट हैं। निम्नीकरण यानी जहां पर उच्चावचों का निम्नीकरण होता है, वो उच्चावच टूटकर नीचे उनके जो ऊंचाई है उसमें कमी आती। अधवृद्धि यानी जहां समतल चीजें हैं वहां पर थोड़ा अपग्रेडेशन होता है, यानी ऊंचाई बढ़ती है। तल संतुलन जो असमता है, विषमता है, उसमें एक संतुलन स्थापित करने को ही तल संतुलन या ग्रेडेशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया कि अनाच्छादन या बहिर्जात बलों के क्या आउटकम है। अब अनाच्छादन के अंतर्गत कौन कौन सी प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं, उन्हीं को एक एक करके समझना है। इस वीडियो का हेडिंग भी यही है, अक्षय और अपरदन, अपक्षय और अपरदन। हालांकि इसके अलावा कुछ और क्रियाएं हैं तो उन सबको भी हम देखेंगे। तो अनाच्छादन या डेन्यूडेशन के अंतर्गत कौन सी प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। पहला है अपक्षय यानी वेदरिंग, दूसरा अपरदन, इरोजन, उसके बाद निक्षेपण, डिपोजिशन और बृहत क्षरण या बृहत संचालन। तो इन सबको हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि अपक्षय क्या है। अपक्षय वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पृथ्वी की सतह या सतह के समीप की चट्टान विभिन्न कारणों से विघटित और अपघटित होती है। ठीक है, यानी अपक्षय ताप, जल, वायु तथा प्राणियों का कार्य है। इसमें चट्टानों में अपने स्थान पर ही टूट फूट होती है। ठीक, तो ये अपक्षय हो गया। इसमें अच्छा, ये जो अपक्षय की प्रक्रिया है यही मिट्टी निर्माण के प्राथमिक पदार्थों का कार्य भी करती है। ये क्या करती है, ध्यान दीजिए। अपक्षय में क्या हो रहा है, विभिन्न कारकों से जो शैलें हैं, चट्टानें हैं, वो विघटित और अपघटित होती हैं।
कठोर और बड़ी चट्टानें सूक्ष्म कणों में बदल जाती हैं और यही सूक्ष्म जो कण बनते हैं वो मिट्टी निर्माण के प्राथमिक पदार्थ का कार्य करते हैं। ठीक, तो कारक हमने बताया कि ये किसके कारण से होता है, अपक्षय ताप जल वायु व प्राणियों का कार्य है। दूसरी बात, यह स्वस्थानीय या इन सीटू क्रिया, ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया गया है कि इसमें से कौन कौन सी इन सीटू प्रक्रियाएं हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि ये स्वस्थानीय क्योंकि अपने ही स्थान पर टूट फूट होती है, चट्टानें टूटकर दूसरी जगह विस्थापित नहीं होती हैं, ये आप इसको समझ लीजिएगा। अगली चीज, कारकों के आधार पर अपक्षय को 3 प्रकार में विभक्त किया गया। पहला है भौतिक या यांत्रिक अपक्षय। अब इसका जो कारक है वो है ताप। कौन सा? ताप। ताप के कारण ही छोटे बड़े टुकड़ों में विघटन भौतिक या यांत्रिक अपक्षय कहलाता है। इसमें क्या होता है, तुषार चीरण यानी चट्टानों में जल प्रवेश, यहाँ आप फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। उसके बाद घर्षण और उसका जल का जब दबाव होता है तो बड़ी शैलें विखंडित होकर टूट जाती हैं। तो ये हुआ भौतिक या यांत्रिक अपक्षय। दूसरा इसमें है जैविक अपक्षय। जैविक अपक्षय के कारक क्या हैं? वनस्पतियां हैं, जंतु हैं और मानव हैं। तो इसमें क्या होता है, आप देखें जैसे ये शैलें हैं उस पर छोटी छोटी वनस्पतियां जड़ गई, जम गई, अब उनकी जड़ें जो है इसमें फैलती हैं। अब वर्षा की फुहार जब पड़ेगी तो जल इसमें से प्रवेश करेगा और इन चट्टानों के टूटने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। तो इस तरह का जो अपक्षय होगा यानी वनस्पतियां, जंतु और मानवों के द्वारा भी, तो इस तरह के अपक्षय को क्या कहते हैं? जैविक अपक्षय। ठीक है, और तीसरा जो प्रकार है वो है रासायनिक अपक्षय। इसमें रासायनिक क्रियाओं के द्वारा अपक्षय की प्रक्रिया संपादित होती है। अब रासायनिक क्रियाएं कौन हम नहीं करवाते हैं, ये प्राकृतिक रूप से, जैसे घोल बनना, सॉल्यूशन बनना, ऑक्सीकरण और अपचयन की प्रक्रिया, कार्बोनीकरण या कार्बोनेशन और जलयोजन हाइड्रेशन, इन रासायनिक प्रक्रियाओं के तहत शैलें अपक्षयित होती हैं यानी अपने ही स्थान पर उनमें विखंडन होता है, तब इसको रासायनिक अपक्षय कहते हैं। तो ये रहा अपक्षय के प्रकार। अब आइए समझते हैं कि अपरदन क्या है। अपरदन यानी इरोजन, इसमें विघटित तथा वियोजित पदार्थों का स्थानांतरण अन्यत्र होता है, यानी दूसरी जगह पर भाई इसमें टूटेंगे भी, विघटित भी होंगे और दूसरी जगह पर स्थानांतरित भी होंगे। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपरदन कहते हैं। बहुत सीधा सा उदाहरण है, जब बरसात में वर्षा का तीव्र जल पृथ्वी पर गिरता है तो अपने साथ ढाल की तरफ किसको? मिट्टी को बहाकर ले जाता है। तो ये अपरदन का एक उदाहरण है, बहुत ही सामान्य उदाहरण है। कारक की बात करें तो इसके जो प्रमुख कारक हैं वो है वर्षा और पवन। दूसरी बात, यह बाह्य स्थानीय या एक्स सीटू प्रक्रिया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। इसको समझना, जो अपक्षय है वो इन सीटू प्रक्रिया है, अपने ही स्थान पर टूट फूट होती है, और अपरदन बाह्य स्थानीय प्रक्रिया है, एक्स सीटू प्रक्रिया। अब अपरदन का कार्य जो है वो कैसे कैसे होता है, किन कारणों से होता है, यहाँ कुछ शब्दावलियां आपको मिलेंगी जिनको समझना आवश्यक है, क्योंकि जब ये शब्दावलियां आ जाती हैं तो कई बार लोग चकरा जाते हैं कि ये कहाँ से आ गया। आइए इनको एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। तो अपरदन का कार्य निम्न प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। पहला इसमें है अपघर्षण या एब्रेजन। इसमें क्या होता है, वह प्रक्रिया जिसमें कोई जल प्रवाह अपने बोझिल पदार्थों, कंकड़, पत्थर और बालू से तल अथवा किनारों को क्षरित करती है। अब अपने साथ जब इनको कंकड़ पत्थर को लेकर चल रही है तो किनारों पर उसको क्षरित कर देगी, तो इसको कहेंगे अपघर्षण यानी घर्षण के कारण। दूसरा है सन्निघर्षण या एट्रिशन। इसमें क्या होता है, जब किसी प्रवाह में प्रवाहित होने वाले बोझिल पदार्थ आपस में घर्षण करते हैं। मान लीजिए दो बड़े बड़े कंकड़ हैं, आपस में जब घर्षण कर रहे हैं तो क्या होगा, छोटे कण टूटकर घर्षण के द्वारा नए बनेंगे और उनका जब अपरदन होगा, दूसरी जगह पर विस्थापन होगा, तो इसको क्या कहेंगे? एट्रिशन कहेंगे। तीसरा इसमें है संक्षारण या कोरोजन। इसमें क्या होता है, घुलनशील चट्टानों का जल क्रिया द्वारा घुलकर शैल से अलग होने की जो क्रिया है, यानी उनकी ऊपरी परत का क्षरण ही संक्षारण कहलाता है। चौथा है जल क्रिया या जलयोजन। इसमें क्या होता है,
जल प्रवाह गति के कारण चट्टानों में होने वाली टूट फूट जो है क्या कहलाती है? जलयोजन क्रिया या जलीय क्रिया कहलाती है। अब इसमें जो संक्षारण है, संक्षारण के द्वारा ही कास्ट मैदानों का निर्माण होता है। ये हमने बताया है कि चूना पत्थर वाले जो क्षेत्र होते हैं उसमें जल घुलनशील होकर इनको बहाकर ले जाता है और कास्ट मैदानों का निर्माण करता है। इसमें पांचवा है उत्पाटन या प्लकिंग। ये क्या है? इस प्रकार का अपर्दन हिमानी क्षेत्रों में होता है। वर्षा तथा हिम के पिघलने से प्राप्त जल सैल की संधियों में प्रविष्ट हो जाता है, बीच में उसकी संधियों में घुस जाएगा और ताप के कारण अब उसको उसमें विखंडन कर देगा, अपक्षय कर देगा और उनको अपने साथ बहाकर ले जाएगा। तो इसको कहेंगे उत्पाटन। अब इसमें अगली जो शब्दावली है या अपक्षय और अपर्दन के अंतर्गत अगली प्रक्रिया है वो निक्षेपण। निक्षेपण या डिपोजिशन, आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। निक्षेपण वास्तव में अपर्दन का परिणाम है। अब होता क्या है, जब ये अपर्दन हो रहा होता है तो जब जहाँ ढाल में कमी हो गई तो अपर्दन के कारकों का वेग में भी कमी आ जाएगी। तो अब ये जो अवसादें अपने साथ लेकर चल रही थी उन अवसादों को निक्षेपित करना प्रारंभ कर देती, यानी एक जगह इकट्ठा करना प्रारंभ कर देती है। यहाँ चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं, जब गति तेज थी तो इनको बहाकर इन्होंने, वायु है या जल है, इसको बहाकर लेकर चला अपने साथ। लेकिन अब जब ढाल मंद हो गया तो इसका जो प्रभाव था, जो गति थी वो धीरे हो गई। तो अब ये अवसादों को वहां पर निक्षेपित करना प्रारंभ करेंगी। तो ये हो गया निक्षेपण, यानी अपर्दन के बाद जो उसका परिणाम है वो होता है निक्षेपण। इसीलिए अपर्दन और निक्षेपण एक साथ भी अध्ययन इनको किया जाता है। ठीक ये जैसे एक स्थलाकृति या समतल का निर्माण यहाँ पर हो गया। अब इसमें जो चौथी प्रक्रिया थी वो थी बृहद संचलन या बृहद क्षरण। तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। बृहद संचलन या बृहद क्षरण के अंतर्गत वे सभी संचलन आते हैं जिसमें शैलों के मलबा का बृहद रूप से गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण, यानी इसमें जो कारक है वो है गुरुत्वाकर्षण, ढाल के अनुरूप स्थानांतरण होता है। क्या होता है? शैलों और चट्टानों का जो ढाल के अनुरूप स्थानांतरण गुरुत्वाकर्षण के कारण ही बृहद संचलन या बृहद क्षरण कहलाता है। अब इसमें जो असंबद्ध कमजोर पदार्थ हैं, हल्के पदार्थ, तीव्र ढाल है या खड़ी ढाल है, मूसलाधार वर्षा, वनस्पतियों का अगर अभाव है, झुके हुए संस्तर हैं यानी झुके हुए स्तर बने हुए हैं, बृहद संचालन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और वास्तव में इन सब क्षेत्रों में अगर है तो बृहद संचलन बहुत ज्यादा होता है। अपने देश में अगर बात करें तो जो पहाड़ी क्षेत्र हैं या केदारनाथ का क्षेत्र, वहां पर इस तरह से मास वास्टिंग होती है। पूरा का पूरा एक क्षेत्र काफी दूर तक एक विनाशकारी प्रक्रिया के रूप में दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों आज हमने समझने का प्रयास किया कि अपक्षय और अपर्दन क्या है और अपक्षय और अपर्दन के अंतर्गत और कौन सी प्रक्रियाएं शामिल हैं, कौन कौन सी शब्दावलियां हैं, उनको बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास किया गया। मुझे आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें और दूसरों में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आपकी परीक्षाओं को एक व्यापक गति देने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ से मिलने वाले हैं जो सभी आयोग की परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। उनका बहुत ही तथ्यात्मक रूप आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। तो दोस्तों आप पढ़ते रहें। बाय बाय।